अगर तुमने आज का वक्त ये कॉन्सेप्ट सीखने में लगाया तो समझना मेरे दोस्त कि तुमने आने वाले 100 सम्स की प्रैक्टिस आज बचा ली। वेलकम फ्रेंड्स, मैं सी आदित्य आप सभी स्टूडेंट्स का अकाउंट सिंप्लीफाइड में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने कंबाइन जर्नल एंट्री सीखा था। आज हम उनके आगे बड़ी बारीकाई से कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं वन बाय वन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। मतलब कि आज कॉन्सेप्ट वैसे होंगे कि जो हर एक सम में कहीं ना कहीं आने वाले हैं। अगर ये चीज तुम सीख जाओगे तो बिलीव मी, नियरली 100 सम्स करोगे ना तो इसका निचोड़ आपको मिलेगा। वो निचोड़ आप जस्ट 1 से 2 घंटे के लेक्चर में आपको अपने पास साथ लेके जाने वाले। कॉन्सेंट्रेशन आज का मुझे थोड़ा अधिक चाहिए एंड आई बिलीव कि आप वो मुझे दोगे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 3, व्हेन कंबाइंड जर्नल एंट्रीज आर रिटन। ये थियरी से लेने की बाकी रह गई थी, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। चलिए वो फटाफट खत्म करके नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जनरली for each accounting transaction separate journal entry is passed, but sometimes only one account is required to be debited or credited more than one time when multiple transaction takes place in a day or during a specified period of time. In this case, instead of passing separate entry, only one entry is passed, which is known as combined entry. In brief, when two or more than two accounts are associated for transaction, in such case combined journal entries can be passed. चलिए ये तो हमने सीख लिया। अभी यहाँ पे हम हर एक अकाउंट वाइज हम जितने भी ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो सकते हैं उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लेंगे ट्रांजैक्शन फॉर कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, चलिए ट्रांजैक्शंस relating to capital and drawings। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है। पहले तो ये बताओ मुझे, ये ओनर का अकाउंट होता है। ओनर होता है वो इंसान होता है, उसका अकाउंट होता है पर्सनल नेचर ऑफ अकाउंट। तो इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए कैपिटल एंड वी हैव ड्राइंग्स। शुरुआत करता है कैपिटल से। कैपिटल दोस्तों ओनर लेके आता है। जब ओनर कुछ भी चीज लेके आता है, चाहे वो पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, एसेट हो या तो रिसीवेबल हो, जो भी चीज है वो बिजनेस में लाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल लाने वाला कौन है? ओनर। हमको कौन से एंगल से देखना है? हमको देखना है बिजनेस के एंगल से, ना कि हमको ओनर के एंगल से देखना है। हम वी आर अ बिजनेस। तो ओनर कुछ ला रहा है, ही इज अ गिवर टू द बिजनेस। तो कैपिटल अकाउंट जब भी कुछ लाएगा ओनर तो हमेशा क्रेडिट होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज क्रेडिट द गिवर। वो क्या क्या ला सकता है मैं आपको बताऊं। कैश ला सकता है, बैंक ला सकता है, एसेट्स ला सकता है, गुड्स ला सकता है, रिसीवेबल्स ला सकता है, ये सब ला सकता है। इनका नेचर क्या होगा ये बताओ। ये सब भी होगा रियल। रियल अकाउंट का क्या प्रिंसिपल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
जैसा कि ये बिजनेस में आ रहा है, जो भी चीजें ओनर लाएगा बिजनेस में, वो सारी की सारी चीजें डेबिट होगी, वो सारी चीजें डेबिट होगी। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये कब कब लाता है? एक तो शुरुआत में जैसे बिजनेस कमेंस करना हो तब ओनर ये सब चीजें लाता है। सेकेंड चीज, जब बिजनेस चल रहा होता है, कभी कभी एक्सपेंशन करना हो, कभी कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, इन दैट केस वो वापस से फंड इंजेक्ट करता है बिजनेस में। इन दैट केस ये या तो कमेंसमेंट के टाइम पे आती है या तो एक्सपेंशन मोड में होते तो आती है। यहाँ पे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। चलिए यहाँ तक क्लियर है। जैसे ओनर बिजनेस में फंड्स लाता है, एसेट लाता है, वैसे ही कई बार वो खुद के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ कुछ चीजें वो ले लेता है, चाहे वो कैश हो, बैंक हो, एसेट हो, गुड्स हो, कोई भी चीज हो, वो लेके जाता है। जब वो लेके जाता है तो यहाँ पे वो इज अ रिसीवर, तो हमेशा वो लगता है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। एज द रियल अकाउंट goes out of business is always credited, therefore उनका एंट्रीज कुछ ऐसे होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू एसेट अकाउंट टू गुड्स अकाउंट, गुड्स यानी कि टू परचेज अकाउंट, बाय द वे ऐसे रहता है। तो यहाँ पे बोलते हैं बीइंग कैश एसेट गुड्स withdrawn for personal use, ऐसा। चलिए पूरा इसका निचोड़ है, हम यहाँ से हम पढ़ते हैं। Transaction for capital and drawings when new business is commenced. From the viewpoint of accounting of a business entity, जैसा कि मैंने पहला, हमको कहां से कौन सा एंगल से देखना है? वी आर बिजनेस, नॉट एन ओनर। व्हाई? बिकॉज ओनर एंड बिजनेस आर separate entities, and the owner of the business is considered as a separate independent entities. We as an accountant have to write books of accounts of a business and not the owner. Always remember this rule. चलिए, owner invest capital in different form of at different time of commencement of business as well as at existing business. This investment is made by the owner in the form of cash, bank asset or receivable. The owner capital account is a liability of a business towards its owner. इसका मतलब क्या? बिजनेस की ये लायबिलिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को कभी भी ओनर को ये पे करना है, ये फिक्स्ड है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी बोलते हैं। चलिए, एज कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट एंड इज गिविंग कैश, बैंक एसेट रिसीवेबल टू द बिजनेस, capital account will be credited by applying credit the giver. At the same time, cash, bank, asset, receivable are real accounts. They come in business. Therefore, those account will be debited by applying the rule debit what comes in. Entry: cash account debit, bank account debit, asset account debit.
receivable account debit to capital account. Being owner brings capital to the business by cash, bank asset and receivable. यहाँ तक ठीक है? ठीक है, चलिए. Second चीज, drawings. When an owner of business consumes goods of business, asset, cash or any other service of his personal consumption, it reduces the capital of owner. It is known as drawings. Drawings. As drawings is a personal account and it is taking cash, asset, receivable from the business. Drawings account will be debited by applying the rule debit the giver, debit the receiver. Cash, bank, asset, receivable are real account. They goes out of the business. Accordingly, their account will be credited according to the rule. Credit what goes out. If the owner of the business pays his personal expense from business, that is also treated as a drawing. ये क्या? कभी कभी दोस्तों ओनर है वो बिजनेस के अकाउंट में से कोई ना कोई खर्चा करता रहता है. कोई ना कोई खर्चा. सर एग्जांपल देके बताओ. पर्सनल इनकम टैक्स पे किया. पर्सनल इनकम टैक्स पे किया. दिस इज ओनर्स पर्सनल एक्सपेंस. तो इन दैट केस यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट. कभी कभी इंश्योरेंस कई टाइप के होते हैं. बिजनेस के लिए भी होता है और एक खुद के लिए भी होता है. तो कभी कभी ओनर है वो दोनों एक ही साथ में इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं. उसमें पर्सनल इंश्योरेंस भी आता है और बिजनेस के लिए इंश्योरेंस भी आता है. तो जो बिजनेस के लिए होता है ना वो तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर बनता है. और जो पर्सनल लेवल का इंश्योरेंस है ना, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये ड्रॉइंग्स है. ये ड्रॉइंग्स है. कभी कभी बच्चों की ट्यूशन फीस पे की जाती है, स्कूल की फीस पे की जाती है, वाइफ के लिए कुछ ना कुछ खर्चा किया जाता है. ये सारे एक्सपेंस बिजनेस से कई बार किए जाते हैं. In this case, everything would comes under drawings. इसका बोलू एंट्री तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू एसेट अकाउंट टू रिसीवेबल अकाउंट. Being owner drawing from business by cash, asset and receivable. Simple. चलिए अभी हम जाते हैं डायरेक्टली बुक में हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ये, और ये है वो इलस्ट्रेशन 3 भी कवर आपका कर लेगी. पहले मैं डायरेक्टली यहां से मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा सम हम करेंगे, फिर हम इलस्ट्रेशन 3 में जाएंगे, वो भी कवर अप कर लेंगे, एंड देन वी शैल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. चलिए. Write a journal entries for the following transaction in books of a Shubham. January 2014. ट्रांजेक्शन कितने हैं पहले हम वो देखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. 8 ट्रांजेक्शन है. एंड आई थिंक 8 ट्रांजेक्शन है. 1.5 पेज आपको चाहिए. 1.5 पेज आपको चाहिए वैसा मैं मानता हूं. तो चलो ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैं लिख लेता हूं, आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए, देन बाद में मैं टाइम दूंगा आपको कॉपी करने के लिए. जर्नल एंट्रीज ऑफ 3 शुभम. मैं वीडियो पॉज करके मैं रोलिंग कर लेता हूँ. फॉर्मेट मेरा हो गया है. जी चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेट
particulars, LF, ledger folio, debit, credit, rupees और 2014 जनवरी 2014 जनवरी। देखिए अभी ये लिखना है आपको कैसे, ये बता दो। का जो पेज का कॉलम होगा, डेट है वो पूरे का पूरा कॉलम में जाने दीजिए। पर्टिकुलर्स लिखिए। लेजर फोलियो का सबसे कम स्पेस दीजिएगा, जैसे कि मैंने भी दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कुछ लिखने का ही नहीं है। डेबिट और क्रेडिट आपको एम्पल ऑफ स्पेस देनी है। नियरली 1.5 पेज दीजिए, उससे ज्यादा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पेज थोड़ा सा ऊपर बाद में ब्लैंक रहेगा, चलेगा, नो इश्यू, क्योंकि वर्किंग नोट आप करनी पड़े शायद, क्या पता। चलिए, इंट्रोड्यूस गुड्स ऑफ ₹10,000, कैश ₹15,000, furniture 5,000, debtors ₹10,000 and commenced a business। चलिए, सबसे पहली एंट्री आई हमारी कंबाइंड एंट्री। क्या क्या लाया ऑनर? गुड्स, कैश, फर्नीचर, डेटर्स, 4 चीजें लाए। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी वो हम जानते हैं। पर 1, गुड्स लाया, तो गुड्स होता है स्टॉक होता है, तो उसको हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट कितना है? 10,000। 10,000 कैश अकाउंट डेबिट 15,000, furniture is 5,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 और डेटर्स थे, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना था? 10,000। टू कैपिटल अकाउंट। अभी चलो कैसे निकालो, प्लस करो। 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 कम्स टू 40,000। ऐसे लिखा है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, फिनिश। सेकेंड, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर ₹80,000 एंड इंट्रोड्यूस्ड कैश ₹50,000 इन बिजनेस। पहले ट्रांजैक्शन को समझते ये क्या है। पहले ट्रांजैक्शन को समझते कि ये है क्या एक्चुअली। उसकी पर्सनल कार थी जो बेच के ₹80,000 आए, उसमें से ये ₹50,000 बिजनेस में लाया। अब बताओ कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परफेक्ट, ये होगी। अमाउंट कौन सी लोगे, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। पैसे कितना है बिजनेस में? 50,000। नहीं, पैसे की इसमें एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस का बना रहे हैं, इसीलिए। देखिए, मोटर कार बेची करी उसका तो हमको करना ही नहीं है। बिजनेस में कितने हैं? ₹50,000। ट्रांजेक्शन की डेट 12 कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000।
being car sold and capital introduced। चलिए अब क्या है ये बताओ। ₹1000 withdrawn from बैंक फॉर पर्सनल यूज। 1000 रुपये विड्रॉ किए, पर्सनल यूज किए, कहां से? बैंक से। तो बताओ इसमें कैपिटल होगा या ड्रॉइंग्स होगा? जस्ट अ मिनट फ्रेंड, मैं है ना टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ, ये बार बार मुझे करना ना पड़े। चलिए ये टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन 6। ओके चलिए, आप टेक्स्ट बुक है वो खुले रखना, मैं भी यहां से मैं रेफर कर के लिए मैं रखूंगा। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 13, ₹1000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अभी बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, तो बैंक इज अ गिवर, बैंक इज अ गिवर और ऑनर इज अ टेकर। तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹1000 being amount withdrawn for personal use। चलिए ट्रांजेक्शन 15 क्या कहता है ये देखते हैं। ट्रांजेक्शन 15 कहता है इनकम टैक्स रिफंड ऑफ ₹500 of owner of a sole proprietor deposited with a bank account of the business। समझाता हूँ ये ट्रांजेक्शन भी। ट्रांजेक्शन 15 जैसे पर्सनल टैक्स पे किया होगा ना, उसमें उसको रिफंड मिला टैक्स का। वो जो पर्सन खुद के पैसे जो आए वो भाई साहब ये बिजनेस में ला रहे हैं पैसे बैंक में डाल के, मतलब कि ये रिफंड हुआ और ये पैसे बैंक में डाले फॉर बिजनेस। इसकी एंट्री कैसे बनती है? बैंक वुड बी द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वाई इज इंट्रोड्यूसिंग a business, एक क्या मनी है being income tax refund amount deposited in a bank। $500 देखना, मेरे लिखने की स्टाइल जरा देखना, जहाँ पे टाइम्स 1500 से वो किस तरह से आ रहे हैं। चलिए अभी लिखते हैं 20। फ्रॉम बिजनेस गुड्स ₹100 of ₹1000 and cash of ₹4000 are withdrawn for personal use। ओके सबसे पहले यहाँ पे आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट अमाउंट पहले नहीं लिखेंगे, पहले आपको ये लिखना है। क्या ले गया? गुड्स टू परचेज अकाउंट, कितने का था? 1000। फिर ना गया वापस से, फिर क्या गए? कैश, कितने के? कितने? 400। इन दोनों को प्लस कीजिए, 1400 आपको आएगा। बीइंग गुड्स एंड कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अभी देखो, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्रीज होती है ना,
तो पहले इंडिविजुअल जितनी होती है ना, पहले वो हमको लिख लेने की, साथ में जो आए ना वो सबसे बाद में लिखने की, कैलकुलेट करके। समझ में आएगा? यस। चलो नेक्स्ट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर ₹1500 पेड फ्रॉम बिजनेस। जैसे मैंने कहा था, कभी कभी खुद के खर्चे होते हैं, फैमिली के लिए खर्चे होते हैं, वो बिजनेस से भी होते हैं। ये वही केस है बिजनेस वाला। कितना था? 1500। ट्रांजेक्शन डेट 21। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आएगा? 1500। 1500 being travel expense of daughter। अभी अगर आप एक बात पूछूं, यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट लिखे तो ना, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? बिजनेस के भी कई सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं, उनका लेजर भी अलग होता है। अगर मैंने ये 1500 वहां पे लिख दी है, ये बिजनेस के रिलेटेड तो है ही नहीं, ये बिजनेस के रिलेटेड है ही नहीं, तो मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं लिख सकता, मुझे डायरेक्टली ड्रॉइंग्स अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। के बाद अभी लेते हैं 28। क्या कह रहा है? 28 फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। देखिए फॉर हाउस दिखाया, मतलब कि ये ड्रॉइंग्स है। कैश है कि क्रेडिट, ये बताओ। ये क्रेडिट है। वाई? कैश नहीं है, गंगा फर्नीचर मार्ट नाम लिखा है, तो उसका एंट्री कैसे होगा? गंगा फर्नीचर मार्ट इज अ गिवर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट। कितना? 2000 being furniture purchased for house। 31 लास्ट। इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए लाइफ है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम pertaining to the life is drawings. That's why we will write here as a drawings account debit to बैंक अकाउंट। क्यों बैंक? चेक साइड किया है ना, चलिए। कितना है? 500 रुपीज। 500 500 टोटल। चलिए नरेशन इसका लिखने का रह गया है, नरेशन लिख देते हैं। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। चलिए इसका कितना होगा? 40,000 प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 1,400 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 500, 96,900। 96,900। सम खत्म, सम पूरा खत्म। चलिए अभी मैं लिखने का वक्त दूंगा, इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन 3 है। कोई कोई जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो मैं लेके जाऊंगा। कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग, ये हो गया अपना। ब्रॉड गुड्स ₹10,000 फर्नीचर डेटर्स, और ये भी हो गया अपना। फिर आता है सोल्ड बाइक ऑफ 20,000, ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया कैसे होता है।
प्रोटीन, हाँ देखिए देखिए देखिए, ये काम वाला है। देखिए, प्रोटीन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल ऑफ ₹6,000 इन पेएबल ऑफ 4,000। इसका मतलब क्या? डेबिटर डेप्टर्स भी लाए, क्रेडिटर्स भी लाए, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये 14, डेटर्स कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिटर्स ऑल्सो लायबिलिटी, बराबर। तो इसका ऐसे होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट 6,000, और क्या लाए? क्रेडिटर्स अकाउंट ना, क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी। ऐसे एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जहाँ पे डेटर्स के साथ कोई ना कुछ लायबिलिटी भी लाते हैं। जब लायबिलिटी हम लाते हैं ना, तो इट इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो टू पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, 4,000। नाउ मैजिक से दोनों में सेम नहीं हुआ, डिफरेंस आया कितना, 2,000 का। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो डिफरेंस है ना फ्रेंड्स, वो आएगा टू कैपिटल अकाउंट being debtors and creditors introduced in a business। देखा? पेड इनकम टैक्स, ये देखो इनकम टैक्स पेड किया ऑफ ₹500 का, 16 वहां पे रिफंड हो रहा था। अभी हम देखो पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। एंट्री कितनी कौन सी है? 16। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 being income tax paid। withdrawn ₹1,000 from business for personal use, ये आता है, ये कैश था, बैंक का नहीं लिखा तो कैश आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, ये हमने एंट्री कवर कर ली। विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, ये भी हमने कवर कर लिया। 25 देखा। कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन पेड, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जैसा था वही आएगा इसमें। कैश अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Illustration 3 as well as sum number 6 has been completed। चलिए, अभी मुझे आपको टाइम देना है ये लिखने के लिए, तो चलो आप ये लिख लो। स्क्रीनशॉट लेना, पॉज करना और लिखते जाओ। एक बार ही आपका डेबिट क्रेडिट का फंडा क्लियर हो जाएगा ना, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। कोशिश करना है जब मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ तब आपका माइंड है वो एक्टिव होना चाहिए। आपका लिखना विखना तो तब कुछ नहीं होता है जैसे आप अपना माइंड चलाओ। एक काम करो, आप मुझे पॉज करो, पॉज करके आप डायरेक्ट जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 में। इलस्ट्रेशन आप 3 में जाओ,
एक बार आप सॉल्व करो, क्या है क्या नहीं है, ट्राई करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सॉल्व हो जाए, बाद में मेरे साथ आप जुड़ जाइए, कंटिन्यू कीजिए। चलिए, इतना हो गया हमारा। सारा का सारा प्रैक्टिकल चीज से होगा, सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज से ही है। चलिए, अब आते हैं हम ट्रांजेक्शन से रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं गुड्स एंड एसेट्स, वो भी हम कर लेते हैं। चलो, गुड्स में कितनी तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं ये हम पहले देखते हैं। गुड्स, एक तो होता है परचेज का, गुड्स एज वेल एज एसेट्स हम दोनों लिख देते हैं। एक होता है सेल्स, जब परचेज किया हो तो परचेज रिटर्न भी हो सकता है, तो जब सेल्स किया हो तो कई बार हमें सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। ओके, ओके, डन। गुड्स एंड एसेट आर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या होता है प्रिंसिपल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी हम परचेस करते हैं तो कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ आता है, तो इसके कारण डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट हमेशा होता है डेबिट। वैसे ही जब हम सेल्स करते हैं तो गुड्स बिजनेस से जाते हैं, एसेट बिजनेस से जाती है, तो सेल्स अकाउंट होता है क्रेडिट। परचेस रिटर्न, जब परचेस किया होता है तब गुड्स आया, जब परचेस रिटर्न करते हैं तो इन दैट केस गुड्स बिजनेस से बाहर जाता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो परचेस रिटर्न इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्रेडिट। वैसे ही जब हम सेल्स करते हैं तब गुड्स बाहर गया होता है, वैसे ही सेल्स रिटर्न होता है, जो डेटर होता है वो हमको गुड्स देता है वापस सामने से। क्यों? ये परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की दोनों की आइडियोलॉजी क्या होती है? कई बार ऐसा होता है कि गुड्स होते हैं वो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन होते हैं। कई बार गुड्स होते हैं वो कुछ दिखाया अलग होता है, आ जाता अलग होता है। कभी कभी गुड्स जो स्पेसिफिकेशन होता है वो उसके हिसाब से नहीं होता है, तो इन दैट केस हम रिटर्न कर देते हैं। जब हमने परचेज किया हो और वो गुड्स टू द राइट क्वालिटी का ना हो तो उसको रिटर्न करते हैं, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। जब गुड्स हमने किसी को बेचा हो वो हमको रिटर्न करे तो इन दैट केस इट इज नॉन ए सेल्स। जब गुड्स आता है सेल्स रिटर्न के रूप में, दैट इज कमिंग इन द बिजनेस, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डेबिट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, सेल्स में भी गुड्स बाहर जाते हैं, परचेज रिटर्न में भी गुड्स बाहर जाते हैं, दोनों क्रेडिट होते हैं, दोनों के दोनों क्रेडिट होते हैं, देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोस? क्या हम से परचेज रिटर्न जब वापस करते हैं ना, जहां पे हमने खरीदा हो ना उसको ही वापस करते हैं, यानी कि क्रेडिटर को।
हम उसी इंसान को वापस करेंगे जिससे हमने खरीदा हुआ है, बल्कि हम सेल्स में हम उस इंसान को नहीं बेचेंगे जिससे हमने खरीदा है, तो कोई और इंसान को बेचेंगे। यहाँ पे होएगा डेटर्स को बेचेंगे, किसी और इंसान को बेचेंगे। मैं अगर आपसे कुछ लेता हूँ बिजनेस के लिए तो मैं बट ऑब्वियस है मैं आपको नहीं बेचूंगा। इतने पागल आप भी नहीं हो कि आप वही सामान को मुझसे खरीदोगे। मैं किसी और को बेचूंगा, उसमें मेरा भी कुछ प्रॉफिट मार्जिन होगा ना, इसीलिए इट इज अ बेसिक डिफरेंस। ओके ओके। बात करूं एसेट की, एसेट में तो ये वाला आ जाएगा। सेल्स नहीं होता है एसेट में, सेल्स नहीं होता। क्यों? सेल्स होगा तो बिजनेस के लिए हो जाएगा ना। एसेट के भी सेल्स नहीं होते। एसेट में क्या होता है, कभी कभार परचेज रिटर्न चलो ठीक है, कभी कभार एसेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कभी कभी डूब जाता है, कभी कभी खराब हो जाता है, काम के लायक नहीं रहता है एसेट। तो इन दैट केस एसेट जब कोई वैल्यू ना हो, को निकालना हो, कभी कभी लॉस होता है, फायर ऑकर हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो जब एसेट बाहर बिजनेस से जाता है तो एसेट होता है क्रेडिट, एसेट होता है क्रेडिट। चलिए तो हम यहाँ से पढ़ते हैं एसेट कितने टाइप के होते हैं, पहले तो वो मुझे बताओ। एसेट कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले मुझे बताओ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में से नॉन करंट होता है, एक जो 12 महीने से ऊपर के बेनिफिट देता है, और एक करंट जो अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। बराबर? यस। नॉन करंट, करंट, ठीक है यहाँ तक। करंट को साइड में रखो, नॉन करंट को ऊपर रखो, और भी दो डिवीजन बनते हैं, कौन कौन से? टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं? वी कैन टच सी, बराबर। इंटेंजिबल वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील, बराबर ना। Tangible asset includes land, building, machine, plant, etc., furniture. Intangible asset, goodwill, license, trademark, patent, वगैरह वगैरह। चलिए अभी ये हम पढ़ते हैं थ्योरीज की तरह, गुड्स एंड एसेट्स। रूल कौन सा होगा? रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes out. The basic objective of business activity is to earn profit from purchase and sale of goods. Whatever commodities are traded by the businessman, that respective commodities are goods of the business. चलिए अभी क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 4, when purchase return is made, to which account it is credited? To which account it is credited वो मुझे बताओ पहले। परचेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट। When purchase return is made, वो जो मैंने स्टोरी की ना वही कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन 2 नंबर 4, when purchase return is made, when it is credited। चलो, when a businessman purchase goods, purchase account would be debited. When a purchase good is a defective, not as per sample or inferior quality, in such a case, goods will be returned back to the supplier from whom it is purchased. It is known as purchase return. And in that case, purchase return account would be credited. इसके अलावा when a businessman sell goods, as per rule, goods goes out, sales account would be credited. When a sales of goods is not made as per sample or it is of inferior quality, in that case, goods will be returned back by the customer. By the customer, it is known as sales return. In this case, goods again comes in the business. In that case, sales return account would be debited. क्या सिर्फ दो ही फॉर्म होते हैं गुड्स के? नहीं, और भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये हमने देख लिया। गुड्स
डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये मुझे आपको समझाना है, ये मुझे आपको समझाना है। गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड गुड्स received as a free sample। ये दोनों चीज मुझे आपको समझानी है। एक ये कह रहा है कि गुड्स गिवन, हमने अपने गुड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए फ्री में। जब भी हम ऐसे फ्री में एडवर्टाइजमेंट के लिए देते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, वो हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है। ये एक्सपेंस कौन सा होता है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है। ये वाले केस में क्या होता है, कोई और हमारे बिजनेस में हमको फ्री में सैंपल देके जाता है कि भाई आप चेक करो हमारा गुड्स कैसा है, एक बार यूज तो करो। फ्री में आता है, ये कुछ ना हम पैसे देते हैं ना वो पैसे लेता है, वो फ्री में गुड्स दे जाता है। जो चीज हमको फ्री में रिसीव हो रही है ना, वो नाइदर एक्सपेंस नाइदर इनकम, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। यही समझाना था। नाइदर एक्सपेंस है नॉर इनकम, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्यों? मैंने पैसे दिए नहीं, मुझे पैसे मिले नहीं, नॉन इकोनॉमिक। और एक ट्रांजेक्शन लाता हूं, received goods as a free sample of rupees 1000, which subsequently sold for rupees 500। 1000 रुपए के गुड्स थे, मुझे फ्री में एज ए सैंपल के रूप में मिले थे। मैंने आगे जाके वो गुड्स 500 रुपए में बेच डाले। बोलो यहाँ पे मेरा हुआ 500 का लॉस? नहीं, 500 थे, 1000 का माल 500 में बेचा, 500 लॉस, बराबर है? ये मैं जो कह रहा हूं वो बराबर है? बिग नो, बिग नो। वाई? मैंने पैसे पे किए ही नहीं है, भले गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल है ना। यहाँ पे दो पार्ट हो जाएंगे, 1 2। रिसीव्ड फ्री सैंपल इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जब आगे मैं बेचूंगा ना 500 का, ये हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ये मैंने बेचे तो इसका ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ये चीज मुझे आपको समझानी थी। गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, डोनेशन के लिए हम गुड्स कभी कभी दे देते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, गुड्स जल गए। गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, theft of goods from business, details given below। चलो वो बिलो का बाद में देख लेंगे, अभी एसेट्स देखते हैं। एसेट्स for commencing or expanding a business, funds are invested in various types of asset according to the need of owner। This can be either in terms of fixed or current, either tangible or intangible। जो भी एग्जांपल मैंने आपको दिए वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। The time of acquisition of such asset, document expense, advocate fees, stamp duty, brokerage, etc. expenses are
paid. All these expenses are treated as a capital expense and added in the value of respective head. ये मुझे समझाना है क्या कह रहा है। पर्टिकुलरली एसेट के बारे में ये चीज कही गई है, कहना क्या चाहता है ये बताओ। नॉर्मली असेट्स होती है ना दोस्तों, ये हाई वैल्यू की हमेशा होती है। वो जैसे गुड्स होते हैं ना 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 वैसे नहीं होती, कई बार बड़ी होती है। और का जो ट्रांजेक्शन होता है ना वो सिंपली कैश के लेन देन से नहीं होता है, कैश दे दिए बैंक, नहीं वैसे नहीं होता। कैसे होता है ये मैं ये अपना क्रेडिटर है, क्रेडिटर ऑफ असेट। हमने यहां से एक मशीन ली, मशीन मशीन ये मशीन की कॉस्ट थी 50,000 रुपीज। मशीन में यहाँ पे ये अपना फैक्ट्री है, ये अपना ओनर बिजनेस। ये मशीन यहाँ से ले जाने के लिए लगी हमको कैरेज। कैरेज हुआ 1000। यहाँ पे मशीन अभी आ गई, बाहर पड़ी है गेट के बाहर। मशीन को एक पर्टिकुलर जगह फिक्स करनी पड़ेगी। इसका होगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट 2000 रुपीज। मशीन फिक्स हो गई। मशीन का जो प्लग था वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भराया, वो स्टार्ट किया। यहाँ तक का एक्सपेंस तो सारा का सारा ये 53,000 रुपीज वुड फॉर्म पार्ट ऑफ असेट। सारे की सारी ये असेट जहां तक यहाँ तक नहीं आ जाती है ना, जितना भी कॉस्ट इंकर हुआ ना बिजनेस में लाने के लिए, कहाँ शुरू करने तक, शुरू करने तक, तब तक का सारा एक्सपेंस अपना कैपिटलाइज होगा, ये चीज कह रहा है। अच्छा मान लीजिए ओनर ने एक बिल्डिंग ली, बिल्डिंग बिल्डिंग की कॉस्ट 1,00,000 थी। इसमें कैरेज और इंस्टॉलेशन नहीं आएगा क्योंकि आपको इतना मालूम होना चाहिए ये ऐसे करती नहीं है बिल्डिंग। यहाँ पे लगी स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी क्या है? ये गवर्नमेंट ड्यूटी है। जब आप नाम ट्रांसफर करते हो ना तो दस्तावेज बनाना होता है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बिजनेस बिल्डिंग बेची इतने इतने रुपए में, तो वो जो जितने रुपए की बेचती होती है ना उसके ऊपर सर्टन परसेंटेज के रूप में ये स्टैंप ड्यूटी लगती है। 4,000 रुपीज स्टैंप ड्यूटी लगी। ब्रोकरेज फीस, ये ब्रोकरेज ऐसे ही नहीं मिलती, कभी कभी ब्रोकरेज कॉस्ट भी लगता है। ब्रोकरेज मतलब दलाली। 2,000 रुपीज ब्रोकरेज फीस दी। फिर सारा का सारा है ना ये बिल्डिंग की कॉस्ट में जाने वाला, सारा का सारा ये बिल्डिंग की कॉस्ट में जाने वाला है। क्यों? ये बिल्डिंग के रिलेशन में खर्चा किया है, स्टैम्प ड्यूटी है, ब्रोकरेज है वगैरह। अभी देखो, द टाइम ऑफ acquisition of such asset, document expense, advocate fees, stamp duties, brokerage, etc. are expense to be paid. All these expenses are treated as a capital expenditure and added in the value of a respective asset. चलिए अभी एसेट है वो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट विल अप्लाई। जब एसेट परचेस की होती है तो एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब एसेट सेल करते हैं एज पर रूल एसेट अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड as asset goes out.
जब भी एसेट डिफेक्टिव होती है, नॉट एज पर क्वालिटी होती है, इंफीरियर क्वालिटी की होती है, रिटर्न बैक टू द सप्लायर, इट इज नॉन एज परचेज रिटर्न, एसेट अकाउंट वुड अगेन बी क्रेडिटेड। यहाँ तक ठीक था। अभी आप एक काम करो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना लिख लो। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, पॉज कीजिए। और अगर ऐसा नहीं लिखना है, आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट बुक है वो मेरे से भी परचेज कर सकते हो। ये बुक मेरे पास भी अवेलेबल है, डायरेक्टली आप मेरे साथ भी मंगवा सकते हो। एज वेल एज आप अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म में जाके आप बुक खरीद सकते हो। चलिए, okay. अब देखते हैं ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक जब आता है तब कौन कौन से ट्रांजैक्शन बन पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन टू सबसे क्वेश्चन 6 देखते हैं। ये रहा, क्या कहता है ये? डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस विद बैंक। बैंक वाला है। चलिए, ये हम्म, यहाँ से हम समझते हैं कि क्या क्या होता है। चल, कैश, अनदर इज बैंक। कैश अकाउंट है वो कौन से नेचर का अकाउंट है? इट्स अ रियल अकाउंट। इट्स अ रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये बैंक अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट होता है स्टूडेंट्स। इट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमेशा नियरली दूसरे नंबर की जो एंट्री होगी ना, वो ऐसी होगी कि डिपॉजिटेड समवॉट कैश टू ओपन अ बैंक अकाउंट करके। सबसे पहले एंट्री तो होता है कमेंस बिजनेस, कैश लाए, ये लाए। फिर सेकंड वाला होता है कैश डिपॉजिट की बैंक में करके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं व्हाट वुड बी एंट्री। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश गोस आउट ऑफ द बिजनेस, कैश अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। तो डेबिट क्या होगा? बैंक रिसीव करता है, तो बैंक अकाउंट है दोस्तों, डेबिट द रिसीवर से वो बैंक वुड बी डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being cash deposited। एट द सेम टाइम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब कैश हम विड्रॉ करते हैं बैंक से, बैंक हमें पैसे देती है, बैंक पैसे देती है, बैंक इज अ गिवर। डेबिट व्हाट? डेबिट द व्हाट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बैंक क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? कैश कम्स इन द बिजनेस, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being cash
withdrawn। इसके आगे आगे की भी कैश के कई सारे ट्रांजैक्शन है, मैं जस्ट थोड़ी देर बाद मैं बाकी के सारे ट्रांजैक्शन में लेने वाला। अभी बैंक है, बैंक में कई बार ऐसा होता है डेटर जब सेल्स किया होता है क्रेडिट में, तब डेटर हमको चेक देके जाता है या तो डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है अपने अकाउंट में। डेटर गिव्स चेक टू अस और डायरेक्टली डिपॉजिट्स इन बैंक। इन सच ए केस बैंक एक्सेप्टर बन जाता है, तो दे कौन रहा है, तो डेटर दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट being amount received via check। एट द सेम टाइम हमने भी किसी से क्रेडिट में परचेज किया होता है, तो हम भी या तो डायरेक्टली हम क्रेडिटर को देते या तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में हम चेक ड्रॉप कर देते। तो चेक गिवन टू क्रेडिटर और डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन क्रेडिटर्स बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक है वो दे रही है, चेक हम दे रहे हैं, चेक हम इश्यू करिए, मतलब बैंक होगी वो गिवर बन गई, तो उसका अकाउंट होगा क्रेडिट। क्रेडिटर एक्सेप्ट कर रहा है, क्रेडिटर का अकाउंट होगा डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक है being creditors paid to check। ये एंट्री ऐसे होती है। भाई बैंकिंग है ना दोस्तों, कई तरह के अकाउंट होते हैं। कई तरह के अकाउंट में मैं सेविंग की सिर्फ बात करूं, सेविंग में है ना दोस्तों, हर एक 3 महीने के अंदर, मतलब कि क्वार्टरली क्वार्टरली इंटरेस्ट डिपॉजिट होता है। इंटरेस्ट जो अमाउंट होता है वो एफडी जितना हाई नहीं होता, वो काफी कम होता है, नियरली 2 to 3% की रेंज में शफल होता है। इतने परसेंट का जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस के ऊपर वो इंटरेस्ट देती है। एट द सेम टाइम बैंक्स कई बार जो सर्विस प्रोवाइड करती है उनके चार्जेस भी काटती है। एसएमएस चार्ज हो गया, बैंकिंग चार्ज हो गया, ये वो कई सारे अलग अलग नाम के ऊपर बैंक चार्ज लेती है। तो उसको हम कैसे करेंगे? बैंक क्रेडिट्स इंटरेस्ट इन आवर अकाउंट। इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम है, बैंक चार्जेस है वो हमारा एक्सपेंस होगा। तो जैसे कि नॉमिनल अकाउंट दोनों में लगता है डेबिट द लॉसेस और एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम गेन्स और प्रॉफिट। इंटरेस्ट हमारा इनकम है तो वो क्रेडिट होगा, एक्सेप्ट कौन करेगा? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग interest received। The same time bank deduct charges। certain types के charges होते हैं बैंक के charges। बैंक charges is an expense, that's why it would be always debited
देख कौन रहा है? बैंक। तो इसीलिए टू बैंक अकाउंट पेइंग बैंक चार्जेस पेड। अभी देखिए, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टू ट्रांजेक्शन। बैंक जब इंटरेस्ट देती है तो आपको पूछते नहीं है, वो डायरेक्टली डिपॉजिट आपके अकाउंट में कर देती है। आपको ये नहीं पूछेगी कि भाई इंटरेस्ट आया है, मैं डालू कि नहीं। नहीं, वो डाल देगी, वो ऑटोमेटेड है, वो बैंकिंग के एम्प्लॉयज भी नहीं करते होंगे, पूरा सिस्टम हो रहता है वैसा। एट द सेम टाइम बैंक जब चार्जेस अपना वसूलती है तो वो आपसे पूछ के नहीं वसूलेगी, वो काट देगी डायरेक्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप स्टेटमेंट देखोगे ना तब पता चलेगा आपको, अनलेस अदरवाइज यू यूज इंटरनेट बैंकिंग। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर रहे हो, एसएमएस सर्विस सिस्टम आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि चार्जेस कैसे कटे और क्यों कटे। जब स्टेटमेंट हाथ में आएगा तभी आपको पता चलेगा कि ओहो, 5 महीने 6 महीने पहले मेरे इतने कट गए। तो ये सब उनका सिस्टम मैनेज करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। चलिए अभी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं ये वाला। Cash, real account, debit what comes in, credit what goes out. Cash deposited in a bank. Cash deposited in a bank. Bank receive cash and cash goes out. Entry bank account debit to cash account. Cash withdrawn from bank. Cash account debit to bank account. Why? Cash comes in the business and bank is the giver. मैंने हर एक पेज है ना एक चार्ट फॉर्म में मैंने कर दिया है ताकि आपको इजीली कंपेयर भी कर पाओ, इंडिविजुअली भी देख पाओ, और यहाँ पे साथ ही साथ कई सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, डिस्क्राइब द मेन टाइप ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस विद बैंक। तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हो, देखिए ये पूरा का पूरा सेक्शन है वो आप लिख सकते हो। चलिए, बैंक पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या अप्लाई हुआ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। व्हेन अ चेक इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर or when an amount is directly deposited by customer in our bank receives the amount and data that is customer is a giver. एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिर जब when a payment is made by a check or directly deposited by creditor to a creditor bank, creditors receives the amount, that's why it is debited, and bank is a giver, that's why it is credited. Is creditor account debit to bank account. When a bank credits interest in our account, bank is a receiver, interest is a income, that is a nominal account. जैसे हमने बताया बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक जब चार्ज करती है, डिडक्ट होता है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए अभी एक काम कीजिए, आप ये इतना आप लिख लीजिए। मैं 10-15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरी बुक चाहिए तो आप नीचे मैंने लिंक पे डिस्क्रिप्शन सब दे दिया है, आप वहां से भी मुझको मेल कर सकते हो। आपका नाम, नंबर, एड्रेस अगर आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा। जैसे ही पैसा आ जाएंगे मैं आपको बाइक कुरियर से दे दूंगा। 3 से 4 दिन के अंदर सबको मिल जाता है ओवरऑल गुजरात में। बेसिकली ये बुक आपका टाइम ज़्यादा सेव करेगी, क्योंकि इतने अच्छे से आप अपनी नोट्स में लिख नहीं पाओगे। अगर आप लिखते हो दैट इज वेल एंड गुड। जो स्टूडेंट का ये मानना है कि टाइम सेव करना है, तो इन दैट केस इट इज अ गुड ऑप्शन। चलिए अभी आते हैं हम डिस्काउंट, थोड़ा पढ़ ले डिस्काउंट। चलिए, ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है यहाँ पे। ओके
यहाँ पे क्वेश्चन 2 या 2 क्वेश्चन करो, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. इट इज क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 2 के एंड distinguish between a trade discount and a cash discount. Question 4 number 2. ओके, तो चलिए पूरा इसका लॉजिक समझते हैं, कैश एज वेल एज क्रेडिट, कैश एज वेल एज ट्रेड डिस्काउंट के बारे में. सबसे पहले तो डिस्काउंट का मतलब समझो कि डिस्काउंट कोई भी चीज है वो थोड़े कम दाम में मिल रही है, वो डिस्काउंट है. भाई डिस्काउंट का पोर्शन क्या होता है ये मैं आपको बताऊं. ट्रेड डिस्काउंट किसको कहते हैं, कैश डिस्काउंट किसको कहते हैं. हाँ, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपकी सेल्स बढ़ाने में मदद करता है. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल, increase the sales by showing or offering goods at a price less than MRP. लिखना मत, सब कुछ लिखा हुआ है. लेस देन MRP मतलब मान लो कोई चीज 1000 रुपए की है, अगर मैं कहूं अगर आपको खरीदनी है तो ये चीज मैं आपको 800 में बेचूंगा, तो ये जो डिफरेंस 200 रुपए का होगा ना वो क्रेडिट ट्रेड डिस्काउंट होगा. और एक चीज से मैं लिख सकता हूं, मान लीजिए ये 1000 रुपए की है, इसके ऊपर बम्पर 20% डिस्काउंट, परचेज आज की सेल्स प्राइस 800 रुपए, तो ये 20% का मैं करूं, इट इज इक्विवेलेंट टू 200 रुपीज. ये क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट. व्हाई आई एम ऑफरिंग यू एंड दिस इज हेल्पिंग मी टू इंक्रीज माई सेल. अभी कभी मॉल में जाओ ना, कभी भी आप मॉल में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अभी एक चीज देखना, कुछ ऐसे अमाउंट लिखी होगी, सेव 250, आवर प्राइस बोलते 250. और एक चीज अच्छे से 500 MRP, buy one get one, buy one at 250, MRP 500, bumper sale only at 250. So the difference from it is known as trade discount. Why? Such discount are given to increase the sale. ये हो गया. एक और चीज होती है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट दोनों में क्या फर्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानने का. ट्रेडिंग होता है वो कैश एज वेल एज क्रेडिट में होता है. ट्रेड डिस्काउंट दोनों में एप्लीकेबल होता है, कैश एज वेल एज क्रेडिट. बट जो कैश डिस्काउंट होता है ना वो किस लिए होता है, इसका मैं लॉजिक आपको बताऊं. नॉर्मली ये वाला डिस्काउंट उन कस्टमर को दिया जाता है जो बेसिकली उधार में खरीदना चाहते हैं और हमको उनके पास से जल्दी पैसा वसूलना है. देखिए केस, मिस्टर एक्स sold goods of rupees 1000 to Mr. Y. Credit period
30 days। मिस्टर एक्स है मिस्टर वाई को गुड्स बेचे 1000 रुपए के ऑन अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज। ये 1000 रुपीज से वो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके है वैसा मानना है। हमको मिस्टर एक्स कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मिस्टर वाई मुझे जल्दी पैसे दे, क्योंकि मेरे 1000 रुपए ब्लॉक हो गए। 1000 रुपए मुझे 30 दिन में मिलेंगे, मुझे तो 10 दिन में चाहिए, 10 दिन में मुझे चाहिए। तो इन दैट केस ये मिस्टर वाई को ऑफर करेगा, मिस्टर एक्स offers Mr. Y that if Mr. Y pays within 10 days, then he will get discount of 10%। मतलब कि अगर वो 10 दिन के अंदर देता है तो उनको 900 पे करने के, अगर वो 10 दिन के बाद पे करता है तो उसको पूरे 1000 रुपीज पे करने के। ये लालच दिया मिस्टर एक्सन कि अगर तुम 10 दिन के अंदर पे करते हो ना, मैं तेरे को 900 रुपए में मैं बेच दूंगा, तेरे को सिर्फ 900 रुपए देने हैं। अगर और यहाँ पे मिस्टर वाई भी ट्राई करे, क्यों? क्योंकि उसके 100 रुपए बच रहे, इसके 100 रुपए बच रहे, वो डेफिनेटली ट्राई करेगा। सच डिस्काउंट इज नोन एज अ कैश डिस्काउंट। वाई इज अ कैश डिस्काउंट? विद सच अ डिस्काउंट दैट इज गिवन फॉर एन अर्ली एनकैशमेंट। अर्ली इनकैशमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया गया होता है ना, उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने की कि डिस्काउंट का कैलकुलेशन सही तरीके से कैसे रहता है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, एमआरपी ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि सेल्स प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट लेस कैश डिस्काउंट। दिस इज फाइनल सेल्स प्राइस। माय क्वेश्चन टू यू कि जो ये डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, वो कौन से एलिमेंट पे लगेगा? ये वाले पे लगेगा कि ये वाले पे लगेगा? माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज ऑन दिस अमाउंट, ऑलवेज ऑन दिस, क्योंकि हमने बेचा है ये वाली अमाउंट, हमने उसको पे करने थे तो 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज में से हमने उसको फर्दर 10% का डिस्काउंट दिया इसके ऊपर। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एमआरपी क्या था? लेट्स से इट्स 1200 रुपीज। 200 रुपीज की ट्रेड डिस्काउंट ले लो। 1000 रुपीज का सेल वैल्यू था। कैश डिस्काउंट अगर वो 10 दिन में देता है तो उसको 100 रुपए का मिलता, 900 की कॉस्ट रहती। आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद की जो वैल्यू होती है ना, वहां पे आपको कैलकुलेट करना है। गलती से भी आप ये वाला ले लोगे ना तो क्या होगा मालूम है? ये वाला 1000 आया, ये 120 हो जाएगा और ये 880 हो जाएगा, तो पूरा सम आपका गलत कर देगा। हमेशा ये वाले अमाउंट पे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट गिना जाता है। चलिए ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट। चलिए बारीकी से देखते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट, फ्रॉम कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव ये आपका इंपॉर्टेंट है।
ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन अ टोटल प्राइस और अ कैटलॉग प्राइस। ये एमआरपी है ना, इसको कैटलॉग प्राइस बोलते हैं, कैटलॉग प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट recorded in the books and cash discount is recorded in the books। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Why? Why trade discount is not recorded and a cash discount is recorded? पहले पूरा करते हैं, बाद में मैं आपका लॉजिक से समझाऊंगा। Trade discount is allowed because retailers sell product on a total price so they can generate certain profit after deduction of their expenses। ना समझ में आया वापस से। Trade discount is allowed because retailers sell product on a total price so that they can generate certain profit after deduction of expense. At the time of preparation of invoice, trade discount is deducted. Sometimes customer get tempted to purchase in a big quantity due to trade discount। चलिए ये वाला देखते हैं। Use of rupees 10,000 purchased from a RAM at a trade discount of 10%. Amount to be paid in 12 days. If it is paid within 7 days, 2% cash discount will be given। तो सबसे पहले इसका ट्रेड डिस्काउंट समझो कितना होगा। एमआरपी होगी कितनी 1000 की, ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा 1000 रुपीज का, कितना आया मिला के 9000 का। ये नेट अमाउंट आई आपकी। कैश डिस्काउंट बाद में करेंगे जो आपको पता है। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द नेट टोटल प्राइस एंड ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कि यहाँ पे जो 9000 यहाँ पे है और हमने जो कैलकुलेशन किया यहाँ पे इसके ऊपर डिडक्ट होता है। कैश डिस्काउंट इज recorded in a books to attract the customer to pay dues in a prescribed time or before time। cash discount is allowed। आप टाइम पे करो या तो उससे पहले पे करो, इसलिए आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन इन ऑफ इनवॉइस, कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड, not deducted। Due to cash discount, customer were tempted to pay amount in a prescribed time or before that। यहाँ पे किया था will be tempted to purchase in a big quantity। ट्रेड डिस्काउंट का मेन मकसद है कि ज्यादा बेचो। कैश डिस्काउंट का ये मकसद है कि जो जिसको बेच दिया ना उनसे जल्दी जल्दी पैसे निकला। पहले तो ज्यादा बेचा, जो बिक ही नहीं रहा था, कम बिक रहा था, ट्रेड डिस्काउंट दिया, ज्यादा बेचा, वो भी बोला क्रेडिट में ले जा, आज पैसा नहीं है ना, जा ले जा पहले। फिर कहा पैसे वैसे तो मैंने बात तो 30 दिन की है, मगर अगर तू 10 दिन में दे देगा ना और थोड़ा सा डिस्काउंट दूंगा। लालच, आहा लप लप, ये वो चीज है। जो चीज बिकती नहीं थी वो ऐसे बेची कि जैसे खरीदने वाले टूट पड़े। देखिए कैलकुलेशन ऑफ अ कैश डिस्काउंट, नेट अमाउंट इज 9000, कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, 9000 into 2% would be 180। and amount would be 8820। ये अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी अगर वो टाइम पे या उससे जल्दी उसको पैसे दे दे तो। अभी बात करें इसकी कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। होगा क्या, मैं आपको लॉजिकली समझाऊं, देखना। सर जी मेरा काम है ट्रेडिंग का। मैं आपसे गुड्स लेता हूं बल्क में और मैं गुड्स बेचता हूं अपने कस्टमर को।
जो गुड्स आप मुझे बेच रहे हो ना, आपसे मैं जो गुड्स खरीद रहा हूं ना, उसकी एमआरपी है, उसकी एमआरपी है, मान लीजिए 1000 रुपीज। आप मुझे बेच रहे हैं 400 रुपीज। आप मुझे बेच रहे हैं 400 रुपीज में। अगर आप 400 रुपीज में बेच रहे हो ना, तो इसमें आपका भी प्रॉफिट आ गया वैसा समझना, आपने भी डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर लिया है वैसा समझना। ये जो डिफरेंस कितने का रहा, 600। अभी मैं क्या करूंगा ये देख, ये गुड्स ऐसे है, ये उतने आसानी से नहीं बिकते, तो हमेशा आप मुझे बोलकर ही बेचते हो कि भाई इसका स्कीम रखने का है, इसका स्कीम रखने का है। मैंने कहा ठीक है चलो। मैं अपने दुकान में बोर्ड लगाऊंगा, एमआरपी आवर प्राइस 500। ये मैं अपना बोर्ड लगाने वाला हूं, अपना, ये मैं अपना बोर्ड लगाऊंगा। मैं कुछ भी लगाऊं, बाय वन गेट वन फ्री ले लो भाई, मैं वैसे कुछ भी मैं ऐसे लगाऊंगा, तो ये जो डिफरेंस होगा ना, मतलब एट द लास्ट मुझे 500 रुपये में मुझे बेचना उतना पक्का है। 500 रुपीज में मुझे बेच डालना है और 500 का डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। मेरा प्रॉफिट इसमें कितना रहा मालूम है? 500 माइनस 400, 100, फिर भी मैं 100 रुपये कमा के निकलूंगा, पॉकेट में मैं नहीं दूंगा। बनिया हूँ, गुजराती हूँ, व्यापारी, पॉकेट में मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। 100 रुपये का तो मैं कमा लेता हूँ। ये मैंने टेम्पटेशन क्रिएट की, टेम्पटेशन। अभी आपने 500 रुपये में ले लिया, आपने ऐसे 100 यूनिट लिए, 50,000 का बिल बनवाया, 50,000 देने थे, क्रेडिट पीरियड था 30 डेज का। मैंने कहा एक काम करो ना, 10 दिन के अंदर दे दो, 2% की और छूट ले जाओ। 10%, 10 दिन के अंदर दे दो, 2% की और छूट ले जाओ। मतलब कि अगर तुम 10 दिन के अंदर देते हो ना, आपको सिर्फ 49,000 ही पे करने हैं। जब मैं बिल बनाऊंगा ना दोस्तों, बिल, यहाँ पे 50,000 का ही बिल बनेगा। आज के दिन 50,000 का ही बिल बनेगा, कैश डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड होगा। और ये ऐसा भी रिकॉर्ड नहीं होगा, 50 बुक्स में वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ये जो 50,000 ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट, वैसे तो कोई मेरा लॉस है ही नहीं, या तो वैसे कोई मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है। वो पूरा सिस्टम ही मैंने वैसा क्रिएट किया था कि आपको ऐसा लगे, आपको वैसा लगे। और एक रियलिस्टिक एग्जांपल दूं मैं, 1000 की चीज थी, 700 रुपये में मुझे मिलती है, 300 का प्रॉफिट है यहाँ पे। मैं एमआरपी टू एमआरपी में बेचता हूँ, 700 का 300 रुपये का प्रॉफिट मिलता है मुझे। कभी कभी ज्यादा हो जाएगा ना, मैं 1000 के बदले मैं 950 में भी मैं बेच डालूंगा। 50 रुपीज डिस्काउंट, 50 रुपीज डिस्काउंट। ये इसका बिल कैसे बनेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। वन लैख माइनस 50,000 एंड 50,000। अभी कहीं पे भी आप जाओ ना, मॉल में कुछ खरीदी वर्दी करना, यहाँ पे पहले बिल बनाया होगा, अमाउंट लिखा होगा, फिर लिखा होगा योर सेविंग्स, बड़े अक्षर में इतना। एक बार देख, चलिए अभी मैं इनवॉइस में आता हूँ। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, रेट डिस्काउंट इज डिडक्टेड। द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड। क्यों?
कैश जब रियलाइज होगे ना तभी मैं इसको डिस्काउंट दूंगा। ऐसा हुआ तो देखिए कैसे, ये 50,000 थे, 50,000 थे, 10 दिन के अंदर दे जा, 2% ले जा, उसके बाद पूरा का पूरा पे कर। 10 दिन के अंदर आधा ही दे पाया, मतलब कि वो 25,000 अरेंज कर पाया, तो हम उसके ऊपर 2% डिस्काउंट फिर भी देंगे, 500। 25,000 minus 500, this comes to 24,500। ये पीरियड चूक गया, नहीं हुआ, तो उसका हम पूरा का पूरा चार्ज करेंगे। जितने भी पैसे जो पीरियड से पहले मिलते हैं उनका हम डिस्काउंट देंगे। वो पूरा दे देगा, हम पूरा डिस्काउंट, पूरे अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट दे देंगे। अगर वो पार्ट अमाउंट देता है तो हम पार्ट अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट देंगे। जैसे कि यहाँ वो आधे पैसे ही दे पाया, 25,000, तो 25,000 के ऊपर हम 2% काट के ले लेंगे 24,500, 500 रुपीज का डिस्काउंट। अब बारी आती है सारी की सारी जर्नल एंट्री सीखने की। सारी की सारी जर्नल एंट्रीज, अभी तक हमने कितने टॉपिक्स कवर किए। कैपिटल एंड ड्राइंग्स वाला तो चलो सम भी सॉल्व हो गया, वो टॉपिक को एक साइड में छोड़ दो। फिर अपने गुड्स एंड असेट के बारे में लिया, फिर कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन देखे, फिर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट हमने देखा। वक्त है अभी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज देखने का। उससे पहले आप ये वाला एक बार नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं क्या करवाने वाला हूँ, आपको सभी की सभी ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ कि एंट्री एक्चुअल में कैसे होती है। यहाँ पे होगा क्या, अभी आपका बेस होगा एंट्रीज को समझने का। एंट्रीज आप समझोगे कि एक डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है। नियरली जो भी मैं इस ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूँ, नियरली 80 to 85% आपका चैप्टर कवर अप कर देगी। ये सेशन में पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट की बात करने वाला है। और ये सब हो जाए, नेक्स्ट सेशन से हम पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स ही करने वाले, सारे के सारे प्रैक्टिकल्स। चलिए, अब बात करते हैं हम। अभी जस्ट देखना है, आप जस्ट आपको देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, उसके हिसाब से जस्ट रिलैक्स, सब कुछ नोट डाउन किया हुआ है। अब जरा भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझना है। ट्रांजैक्शंस relating to purchase of goods, transactions in relation to purchase of goods। चलिए, जब हम परचेस करते हैं, कितनी फॉर्म में परचेस किया जाता है वो हम देखते हैं। कितनी फॉर्म में परचेस किया जाता है दोस्तों, एक तो प्योरली कैश, या तो प्योर बैंक, इंस्टेंट गुड्स हमने खरीदा, एक हाथ से गुड्स दिया, एक हाथ से पैसे दिए या तो चेक दिया, डन। एक उधारी वाला, क्रेडिट। और इनके बीच का एक और ऑप्शन भी होता है, पार्शियल, यानी कि आधा कैश आधा क्रेडिट।
मोटा मोटी इतनी फॉर्म्स है, इसके सिवा और कोई फॉर्म्स ही नहीं है परचेज करने की। व्हेन परचेज इज मेड इन कैश, परचेज एक रियल अकाउंट है, गुड्स कम्स इन द बिजनेस, परचेज अकाउंट वुड ऑलवेज बी डेबिटेड। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक अकाउंट। Being goods purchased in cash, कैश और बैंक क्यों क्रेडिट किए? क्रेडिट व्हाट गोज आउट और क्रेडिट द गिवर, कैश और बैंक का। व्हेन गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट, परचेज अकाउंट तो वैसे भी डेबिट ही होने वाला है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बेइंग क्रेडिटर्स क्यों क्रेडिट हुए? क्रेडिट द गिवर, बेइंग गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट। When goods purchased partially in cash and partially in credit, ये कैसे होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे पूरी अमाउंट होगी टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको बता दूं। वहां पे परचेज की पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी, कितने में परचेज किया, और अमाउंट है या तो वो साइलेंट होगा या तो कोई एक ही दी गई होगी। मानो के रुपीज गुड्स ऑफ रुपीज 1000 परचेज इन केस, हाफ ऑफ द पेमेंट गुड्स ऑफ रुपीज 1000 परचेज, हाफ ऑफ द पेमेंट मेड इन कैश। ये ऐसा दिया, यहाँ पे एक ही अमाउंट दी गई है मगर सेकंड वर्ड यूज किया है हाफ। हाफ मतलब आधा क्रेडिट हुआ, आधा कैश हुआ और आधा क्रेडिट हुआ। सेकंड, goods of rupees purchased from Mr. Ram of rupees 1000, cash paid rupees 300। परचेस अमाउंट कितना हुआ हमारा 1000 का, कैश कितना पे किया 300 का, बैलेंस कितना बचा 700, तो 700 क्या हुआ क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस। when creditors are paid, तो क्रेडिटर बन जाएंगे रिसीवर, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो टू बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री होती। पेमेंट जब क्रेडिटर्स को होता है, क्रेडिटर्स रिसीव करते हैं इसलिए उनको डेबिट करते हैं, हमारी बैंक और कैश देते हैं, क्रेडिट वोट गोस आउट, दैट्स व्हाई वी क्रेडिट कैश एंड बैंक इज अ गिवर, दैट्स व्हाई वी क्रेडिट बैंक। चलो ये तो हो गया सिंपल। अब मैं लाता हूं डिस्काउंट वाला।
डिस्काउंट, डिस्काउंट माने कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज रिसीव्ड, ये जब परचेज करते हैं तो डिस्काउंट हमारी इनकम बनती है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। दैट्स व्हाई डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट would be always be credited when purchase made in cash. Purchase account debit to discount received account, फिर आएगा टू, अभी कैश अकाउंट आएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर ये कैश में है तो अगर ये क्रेडिट हुई तो यहाँ पे आएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंस में, ये तो आएगा ही आएगा। अगर ये पार्शियली है तो यहाँ पे टू कैश बैंक अकाउंट एंड टू क्रेडिटर्स, ऐसा आएगा। ये टू डिस्काउंट अकाउंट एक नई एंट्री से आ जाएगी और बैलेंस से वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, सिंपल। चलिए अभी यहां से देखते हैं। ये आपका ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट। ये आपको ऐसे याद होना चाहिए कि लाइक पलकते झपकते आपको याद होना चाहिए कि ये कैसे आता है। रटना नहीं है, समझना है कि कैसे हुआ। When goods are purchased in cash, purchase account debit to cash or bank account. Goods purchased in credit, purchase account debit to creditors account. Goods purchased partly in cash, partly in credit, purchase account debit to cash or bank account to creditors account. जब goods either purchase and goods purchase at trade discount either for cash, credit और पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट, जब ट्रेड डिस्काउंट में होगा तो ये सभी ऊपर वाली ही एंट्री आएगी। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। जब कैश डिस्काउंट की बारी आएगी, इन दैट केस either in cash or either in credit or partly in cash and partly in credit. Purchase account debit to discount received account, discount received account. फिर जो बाद में होगा, अगर ये फुल्ली कैश होगा तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट होगा। अगर ये क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है तो उसके डिस्काउंट रिसीव के बाद आएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट होगा तो टू कैश और बैंक अकाउंट एज वेल एज टू क्रेडिटर्स अकाउंट। जब भी पेमेंट होगा तो क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इनके अलावा और कोई एंट्री है ही नहीं बात। चलिए अभी आप लिखिए पूरा का पूरा अच्छे से, ऐसे ही बनाना कि आपको याद अच्छे से रहना चाहिए। जब भी आप वापस से बुक्स खोलो तो अच्छे से दिखना चाहिए। चलिए लिखिए, पॉज कीजिए और लिखिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी गुड्स रिटर्न बैक हुए, गुड्स रिटर्न बैक हुए। गुड्स रिटर्न बैक हुए when goods purchased are returned। चलिए इसमें भी सेम होगा, when goods purchased in cash। जब परचेज रिटर्न करते हैं तो गुड्स है वो बिजनेस से बाहर जाता है, गुड्स गोस आउट ऑफ द बिजनेस। क्रेडिट व्हाट गोस आउट का रूल अप्लाई होता है और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्या होगा? कैश, जब हम उनको गुड्स देंगे तो वो हमको कैश वापस देगा, तो कैश अकाउंट डेबिट या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये वाला हो। व्हेन गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट, जब क्रेडिट में परचेस किए होंगे तो हमको लायबिलिटी हमने इंकर की होगी, क्रेडिटर को क्रेडिट किया होगा, अब इनको डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। चलो हमने गुड्स रिटर्न किए, हम कौन सी नोट उनको देंगे, हम कौन सी नोट उनको देंगे? बताओ, 5 सेकंड का टाइम, बताओ। सेकंड चैप्टर में हमने बात डेबिट नोट देंगे, डेबिट क्यों? क्योंकि हमने उसका अकाउंट डेबिट किया और वो हमको कौन सी नोट देगा? क्रेडिट नोट देगा। व्हेन गुड्स परचेज्ड partly in cash and partly in credit, cash account debit और बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी डिस्काउंट भी हमने लिया था, तो डिस्काउंट खा जाने का, ऐसा ना, ऐसा नहीं। व्हेन गुड्स परचेज्ड इन अ कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वाला तो यही आएगा ऊपर वाला। जब भी कैश हमने डिस्काउंट रिसीव्ड है वो एक्सेप्ट किया था, तभी वो हमारी इनकम थी। अभी वो इनकम को रिवर्स करना है तो वहां पे डिस्काउंट गिवन नहीं आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड ही आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्काउंट गिवन तो नहीं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट करके होता है। ये अकाउंट तब काम आता है जब भी हम सेल्स के वक्त हम किसी और को डिस्काउंट देते हैं, तब उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। अगर तुम वो अकाउंट डेबिट करोगे ना तो अच्छा पिक्चर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको ऐसा दिखाएगा कि आपने डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड आपने ले लिया और डिस्काउंट अलाउड है वो आपने कुछ ज्यादा ही दे दिया। इसीलिए जब आप कुछ रिटर्न करते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड आपने अकाउंट क्रेडिट किया था, वो सेम अकाउंट आप डेबिट करोगे ताकि ये पता चले कि मैंने डिस्काउंट या नेट ऑफ अमाउंट मैंने इनको रिटर्न किया है। 1000 रुपए का था, 900 रुपए में मिला, 100 रुपए डिस्काउंट दिए। अभी आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो आपने पहले शायद 900 रुपए देने के बनते थे या तो 900 रुपए दिए थे।
अगर पैसे दे दिए थे 900 रुपये, तो अभी आपको 900 रुपये लेने हैं, 1000 रुपये तो नहीं लेना है, 1000 रुपये आपको नहीं लेने, इसलिए आपको डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा। चलिए चेक मिनट। वैन बात करें कैश की, तो कैश अकाउंट डेबिट या तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर बात करो क्रेडिट की, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, या तो बात करूं मैं पार्शियल की, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ऐसी एंट्री होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट होता है। अभी टेक्स्ट बुक में से देखते हैं कि क्या है। When a goods purchased are returned back. When good purchased in cash and then returned back, cash account or bank account debit to purchase return account. When goods were purchased in a credit, creditors account debit to purchase return account. When goods were purchased partly in cash or partly in credit, cash or bank account debit, creditors account debit to परचेज रिटर्न अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट की होगी वो ऊपर जितनी बताई उतनी होगी। जब कैश डिस्काउंट आता है तब कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है वो डेबिट होगा। देखिए वही यहाँ पे बात हुई है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट एज वेल एज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अभी देखिए ये इतना सिंपल नहीं होगा। जो परचेस रिटर्न होगा ना, सारा का सारा माल नहीं जाता है, कुछ कुछ जाता है। तो कुछ कुछ है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कुछ कुछ कैसे है। मान लीजिए कि 1000 रुपए के गुड्स थे, आपने 100 रुपए के कैश डिस्काउंट पे लिए 900 रुपए के। अभी 900 रुपए में आपने आधे गुड्स रखे, आधे गुड्स आपने रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे 450 ऐसा है। तो जो ये 100 रुपीज है ना जो डिस्काउंट को मिला, वो पूरा का पूरा रिवर्स नहीं होगा, सिर्फ 50 रुपीज ही रिवर्स होगा। बताता हूँ कैसे। मान लीजिए क्रेडिट में था, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, तो 450 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 50 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5। ये सब जहां पे भी डिवीजन होता है वहां पे डिस्काउंट का भी डिवीजन आपको करना पड़ेगा। पूरा का पूरा नहीं दे देना है डिस्काउंट, या तो पूरा का पूरा अपने को रखना नहीं है। जितना प्रोपोर्शनेट होता है वो आपको ट्रीटमेंट करने की है। चलिए अभी आप फटाफट लिखेंगे यहाँ पे। चलिए आज के सेशन में मैं इतना तक रखता हूँ। मैंने अभी जो टाइम नहीं देखा कि कितना हुआ। अगर मुझे लगता है कि लिमिट है
तो देन आई विल कैरी फॉरवर्ड, मैं दूसरा लेक्चर है वो कंबाइन कर दूंगा अगर ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं है। तो इन दैट केस ये नेक्स्ट टॉपिक है वो नए लेक्चर से